नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं दिग्गजों से और कुछ नए चेहरे भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकर समय समय पर आते हैं जो युवा हैं, यंग टैलेंट हैं, युवा उद्यमी हैं और अपने प्रदेश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा ही एक यूथ चेहरा हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। अक्षय आनंद जी हमारे साथ हैं। अक्षय आनंद युवा उद्यमी हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका एक परिचय ये भी है कि इन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का रास्ता चुना है। तो अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया पैकेज की तरफ भाग रही है, पूरी दुनिया इंक्रीमेंट की तरफ भाग रही है, लाखों करोड़ों की सैलरी मिल सकती है, आपकी भी पढ़ाई अच्छी हुई है, कंप्यूटर साइंस से आप पढ़े हैं, लेकिन ये बताइए कि इस उम्र में कहाँ से मिली आपको ये प्रेरणा, ये आइडिया कहाँ से आया कि समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने सूबे के लिए कुछ करना है और एजुकेशन का फील्ड चुनना है? मैं आपको बता दूं कि हमारी माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम जहानाबाद, फ्रॉम बिहार, प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल जी। जब मैंने वहाँ पे स्कूलिंग जब 2007 में जब कंप्लीट किया, तो हम जब बाहर दिल्ली की ओर मुड़े, दिल्ली की ओर आए, बाहर वापस आए, तो वहाँ पे अपना +2 की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से भोपाल में RGP यूनिवर्सिटी में। तो उसमें हुआ क्या कि मैं सोचा कि जहानाबाद का भी एजुकेशन और हम और जगह के एजुकेशन में देखें, एक बहुत बड़ा डिफरेंस गैप है। मैंने सोचा कि इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए। तो मैंने 2015 में प्रतिभा पलवन एजुकेशनल ग्रुप में काम करना शुरू किया जी। उसमें हमने बहुत तरह से कोशिश की कि जो एजुकेशन पटल जो अभी बिहार में चल रही है, उसको मैं किस तरह से सुधार कर सकूं, किस तरह से मूल रूप दे सकूं कि जो लोग बाहर के एजुकेशन सेक्टर में जो चीज़ मैं देखता हूं, मैं इसको बिहार में, और वो खास करके मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद में मैं क्या बेहतर कर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1900 ये स्कूल जहां से हमारी पढ़ाई हुई, 1993 में हमारे फादर ने इस्टेब्लिश किया था प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल। आप 2005 से पहले की बात अगर हम लोग करते हैं जी, तो 2005 में बिहार की एजुकेशन बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी। आप 2005 की बात की बात करते हैं तो बिहार इज़ बिकम कम्प्लीटली चेंज्ड। बिहार पूरी तरह से बदल चुका है एजुकेशन सेक्टर में। आप खास करके एजुकेशन सेक्टर में देखें, न कि मैं सिर्फ जहानाबाद की बात कर रहा हूँ, आप पूरे बिहार का बात करते हैं। बिहार ने कई IITN दिए, कई मेडिकल बच्चे नीट में रिजल्ट दिया, कितना UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो पहले से आते रहे। अब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। एजुकेशन तो है, पर इसको क्वालिटी एजुकेशन मैं कैसे दे सकूं, इसका मूल रूप कैसे है। मैंने देखा कि जब 2015 में मैंने जब विद्यालय जब ज्वाइन किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने एकेडमिक को किस तरह से और बेहतर सुधार सकता था। आप देखिए 2015 के बाद हमने प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल का रिजल्ट अगर आप निकालते हैं तो उससे आपको डिफरेंस ये पता लगता है कि लगातार 4 साल 5 साल से पिछले 5 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है, जो 98%, 99%, 97%। तो मैं तो देखता हूं कि एजुकेशन के फील्ड में तो बच्चे 10th में दिल्ली में भी देखते हैं, बेंगलुरु में देखो, आप कहीं भी देखो इंडिया के किसी कोना में, तो वहाँ पे भी बच्चे 98% लाते हैं और हमारे भी बच्चे 98% लाते हैं। तो ये डिफरेंस गैप कहाँ है? जो हमारा जो परसेंटेज जो आता है 98 हम लोग भी लाते हैं और वहाँ भी लाते हैं, पर हम लोग पिछड़ कहाँ जाते हैं? हम लोग की काम यहाँ पे करने की ज़रूरत थी। जो हायर एजुकेशन है वो बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, जो कि मैं जी बिहार झारखंड के से लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। जी बिहार के झारखंड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोटा एक ऐसा शहर है कि 11th और 12th जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, देश का एक शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, जो सिर्फ 11th और 12th की बदौलत नीट में रिजल्ट दिया, मेडिकल में रिजल्ट दिया, आप IIT में रिजल्ट दिया, इसके बदौलत ये सिर्फ 2 क्लास 11th और 12th जो जी और मेडिकल के बेस पर कोटा को शिक्षा नगरी ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने बताया ऐसा। उसके बाद हम आते हैं
जहानाबाद में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मैं स्किल्ड टीचर की बात करें, हम लोग 10th तक बेहतर कर पाते हैं, लेकिन 10th के बाद हम देखते हैं 11th और 12th में तो टीचर की बहुत अभाव है, कमी है। वो स्किल्ड फैकल्टी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहानाबाद में को किस तरह से स्किल्ड टीचर दे पाए। अभी आप देखिए कि पिछले जो रघुराजन रिपोर्ट आई, रघुराम राजन रिपोर्ट, उसमें भी बिहार को पिछड़े राज्य के रूप में देखा गया। अभी आप नीति आयोग रिपोर्ट आया, बिहार उसमें भी पीछे था। तो आप इसको देखिए, जब तक आपका एजुकेशन शिक्षा एक बुनियादी ढांचा है किसी भी आप स्टेट को डेवलप करने के लिए। अगर आप एजुकेशन में अगर आप पिछड़े हैं तो उस राज्य का विकास संभव नहीं है, उस जिला का विकास संभव नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की विकास के लिए, देश को डेवलप करने के लिए। तो जब तक राज्य नहीं डेवलप्ड है तो आप देश नहीं डेवलप हो सकता, खासकर बिहार जैसे राज्य। और बिहार, लेकिन नहीं, बिहार की अभी आप बात करें तो धीरे धीरे 2015, 14, 15 के बाद डे बाई डे बिहार बेहतर कर रहा है। लेकिन हम लोग 11th-12th में अभी भी विफल हैं। हम लोग पूरी तरह से शिक्षा को हम लोग नए रूप नहीं दे पा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। मतलब अगर 10th तक आपने अच्छी शिक्षा दे भी दी तो 11th-12th के लिए लड़कों को बाहर जाना पड़ता है, बीए इंजीनियरिंग मेडिकल करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आप जब बार बार ये कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, तो अभी जो शिक्षा मिल रही है अगर उसको हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिहार में खासकर बिहार और बिहार जैसे जो भी राज्य हैं उनमें हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सेल्फ रिलायंट इंडिया, और आप लोग जी बिहार ने भी चला रहा है सेल्फ रिलायंट बिहार। आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत, ये तभी हो सकता है ना। आप देखिए कि टीचर का बहुत अभाव है, बहुत स्कार्सिटी है बिहार में, और खास करके 11th-12th में। ये कैसे बेहतर हो सकता है जब तक आपके पास स्किल टीचर नहीं है। और स्किल टीचर कैसे हो सकते हैं? आप एक राज्य का डेवलपमेंट, आप अभी राज्य में आपके पास कोई एक बहुत बड़ी कोई एक आईटी कंपनी नहीं है, आप छोटा एक बीपीओ की भी आप बात करते हैं तो वहाँ भी एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। आप देखिए कि आज बिहार के ही टीचर, पटना के, गया के, ये सारे टीचर कोटा में जाते हैं तो लिखते हैं, आप पढ़ाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो पढ़ाते हैं, वापस वो टीचर आते हैं हमारे बिहार तो वो एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं और उस पर लिखना पड़ता है उन्हें एक्स फैकल्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम 2 years, दैट इज़ फ्रॉम 5 years। ऐसी क्या मजबूरी है कि वही टीचर हमारा कोटा चले जाते हैं? इसमें आपको सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार ध्यान दे भी रही है, लेकिन सरकार को मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप बिहार ऐसे शहर में आप नए इंडस्ट्री का निर्माण करें, खास करके आईटी सेक्टर की। जो आईटी सेक्टर हमारे बिहार में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि जितनी बड़ी सेक्टर है, आप जहाँ आईटी सेक्टर बड़ी है, आप वहाँ देखिए कि वहाँ का डेवलपमेंट भी है। बिहार को हम उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं, और इसके लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो कैसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप अक्षय जी ये बताइए कि जैसे सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा है कि अगर बेहतर शिक्षा लोगों को मिल जाएगी तो ये जो बाकी समस्याएं हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, और प्रधानमंत्री जी भी अक्सर बोलते हैं और आप भी देख ही रहे हैं। पीपीएस के जरिए आप जिसमें अभी काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, कुछ सालों में, 2-4 सालों में क्या विज़न है आपका, क्या प्लान है इसके जरिए कुछ करने का? अभी देखिए कि 1986 के बाद आप 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाँ, नई शिक्षा नीति आई है एक ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म्स के रूप में, और सरकार का एक लक्ष्य भी है, एक टारगेट भी है कि इसको कैसे 2025 तक इसको लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो हमने तो एजुकेशन अभी तक बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जहानाबाद में और बेहतर कैसे किया जाऊँ, क्योंकि आप देखिए रिजल्ट तो हम लोग दे पाते हैं, लेकिन मैं अब रूरल एरिया में आप जहानाबाद की बात, खास करके मैं जहानाबाद के मुद्दों को मैं बात करता हूँ। अभी बिहार भी है हमारा, जहानाबाद है, मसौढ़ी ऐसा एरिया है कि वहाँ पे हम +2 का हमारा मेन फोकस होता है कि 10 तक तो हम लोग बेहतर कर लेते हैं, जिसकी पहचान कभी नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर होती थी। लेकिन ये 2000 लास्ट जो जेल ब्रेक हुई थी 2006 या 7 के आसपास हुई थी। हाँ, उसके बाद
मैं बता दूं कि जहानाबाद आप आइए, बिल्कुल जहानाबाद बदल चुका है। क्या बात ऐसा नहीं है कि पहले जाना जाता था, लेकिन अब जहानाबाद को कम से कम शिक्षा के रूप में जरूर जाना जाता है। आप ऐसे ही बदलाव होता है। आप देखिए आप कि आपके माध्यम से कम मैं जी बिहार झारखंड के चैनल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जहानाबाद की पहचान पीपीएस के रूप में भी किया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जहानाबाद के लोगों ने, मैं जहानाबाद के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने पीपीएस को इस जगह पे पहुंचाया है, जिन्होंने जहानाबाद को इस जगह पे पहुंचाया है कि जहानाबाद का पहचान एजुकेशन के फील्ड में लोग जानते हैं कि जहानाबाद 2005 का पहले क्या था, जहानाबाद 2005 के बाद पिछले आप 2 दशक में देखें तो जहानाबाद एक एजुकेशन में एक बड़ा काम कर रहा है। अभी हम लोग का एक एम है कि जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन ने बताया था, डॉक्टर अभिराम सिंह ने, कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी हम लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में, फिर से जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, क्या बात, क्योंकि वहाँ के लोगों को और रोजगार मिले। क्या मोदी जी का सपना सच हो, सेल्फ रिलायंट इंडिया, बाहर भी नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, कि हम हायर एजुकेशन में अपना हमें योगदान दे सकूं। हाँ, आपने अभी आपके सवाल का मैं अब जवाब दे दूं कि आपने पूछा कि 2025 तक का क्या प्लान है? प्लान तो एक है, लेकिन डेली प्लान बनती भी है कॉपी पे, डेली प्रोजेक्ट बनती भी है। और 5 साल में अगला हमने एक यूनिवर्सिटी का रखा है। सेकंड है कि मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैं ओपन करूं कि 2025 में हम लोग एक नए सेशन का आगाज करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जहानाबाद ऐसे रूरल एरिया में जहाँ की जनसंख्या अप्रोक्स आप मान के चले कि 10 से 12 लाख की जनसंख्या है जहानाबाद में। पहले जहानाबाद एक गया डिस्ट्रिक्ट गया के अंदर आती थी, आप 84 के पहले आप देख ले तो। और उसके बाद जहानाबाद का मूल रूप पहचान दिया है एजुकेशन। इसके अलावा मैं सरकार से, वहाँ के माननीय सांसद से, विधायक से मैं मांग जरूर करूँगा कि मैं तो यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, लेकिन सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम एक कोई बड़ी कंपनी, आईटी जैसी कंपनी को आप इस्टेब्लिश करें कि अच्छे स्किल्ड लोग हो, वहाँ का ट्रेनिंग हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ें और वहीं उनको नौकरी मिले, वहाँ मिले। जी लेकिन आपको जब तक आप स्किल्ड, हम लोग बात करते हैं स्किल्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब चीज़ मोदी जी ने चलाया। आप स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, देश तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन अभी कोरोना जो चुनौती अभी हम लोग को 4 साल पिछले 2 साल में झेलनी पड़ी है, फिर से तीसरी वेव आने वाली है। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को, वो भी अभी आईटी सेक्टर की घोर अभाव है। हम लोग भी स्कूल कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। बड़े शहर तो मैनेज करते हैं, हम लोग छोटे शहर में प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं तो ऐप ले आता हूँ कि बच्चे को स्कूल ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले की प्रॉब्लम आती है। हम लोग 2 लोग जगह से बच्चे आते हैं। हाँ, बच्चे को हम लोग को ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम आती है। मैं एक बार प्रतिभा प्लम एजुकेशनल फैमिली के पूरे सदस्य को मैं यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग 2 साल में काम किया है। क्या बात है। कोरोना में घर घर तक स्कूल के जो भी बच्चे हैं आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाया, उसमें सारी टीम ने मेहनत किया। मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या बात है। और आने वाले कोरोना का लहर, तीसरी लहर के लिए आप लोग और मजबूती से तैयार हों, और हम लोग और तैयारियां कर रहे हैं कि अगर स्कूल फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर से किस तरह से काम करने के लिए। ठीक है अक्षय जी, ये दिल्ली के जिस स्कूल की चर्चा आप कर रहे थे कि आप अगले 5 साल में, देखिए यहाँ तो अगर एनसीआर की बात करें तो कई सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, कई ग्रुप के स्कूल हैं, तो यहाँ जो आपकी प्रतिस्पर्धा होगी, जो कंपटीशन होगा आपका इन सब से, उसके लिए क्या तैयारी है? और दूसरी बात कि कितना अलग होगा आपका ये स्कूल? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो मैं जहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर जो स्कूल खोलने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि सब आप लोग फैमिली आप देखते हैं तो सब फैमिली ऐसा नहीं कि एलीट फैमिली होते हैं, मध्यम वर्ग भी होते हैं परिवार, छोटे वर्ग भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी होते हैं। हाँ,
तो उस बच्चे वो वंचित रह जाते हैं कि बड़े बड़े स्कूल आपका नाम लेते हैं जिसका, वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे और छोटे परिवार के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। मैं ऐसा चाहूँगा कि दिल्ली में जब स्कूल में जब इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो बड़े बच्चे तो पढ़ें भी और छोटे बच्चे मध्यम क्लास के फैमिली और छोटे वर्ग के परिवार भी इस विद्यालय में पढ़ सकें और वो जाकर कहें कि मैं भी दिल्ली में मैं दिल्ली एनसीआर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ। और हमारा ये मिशन साफ है, हमारा ये विज़न है कि मैं 2025 में जब स्कूल में खोलूँ तो मैं आप जो छोटे बच्चे जो वंचित रह जाते हैं एजुकेशन से, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उनको कैसे क्वालिटी एजुकेशन मैं भी प्राइवेट सेक्टर में दूँ। एक यहाँ पर अहम सवाल ये होता है कि जो यूथ है, जो बिहार का यूथ है या फिर नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, बिहार ही की क्यों, जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और एक दो दिन की बात नहीं है, ये सालों का इतिहास रहा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर आप यूथ होकर इस तरह सोच रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो आप भी जो चैलेंजेज है वो भी आप जान रहे हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप जान रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं तो बताऊं आपको कि जॉब क्रिएटर बनो, जॉब के पीछे मत भागो। समय लगती है सब कुछ में। मैं आज भी हूँ, हम लोग आज भी कोशिश करते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं किसी चीज़ के लिए, मन में विश्वास रहता है कि कुछ करना है, तो आप सपना बहुत बड़े देखते हैं। और सपना जब बड़े देखते हैं और आप आराम से फिर सो जाते हैं, तो जो सपना देखते हो और सोते उस बीच में बहुत बड़ी गैप आ जाती है। क्या बात, ठीक है। तो आप जो देखते हो ना, उसके लिए हार्डवर्क करो, और अगर आप ऑनेस्टली सच में हार्डवर्क करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। क्या बात। और आप अगर ये सारे युवा अगर ये सोचना लगे, देश का हर एक युवा अगर ऐसा सोचने लगे, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे जॉब देना है, मुझे जॉब क्रिएट करना है, तो वो आप तभी क्रिएट कर सकते हो ना जब अपने आप से अंदर से आत्मविश्वास मिलती है, और जब आप ऑनेस्टली जब आप हार्डवर्क करते हो तो आप देखना कि जरूर सकते आप। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं फादर का एग्जांपल देता हूँ। मैं ही इज़ माई रोल मॉडल जी, कि ही वाज नथिंग, उनको करने के लिए कुछ नहीं था, और उन्होंने एक किताब की छोटी पुस्तक दुकान से उन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया था। और उन्हें भी नहीं, मैंने पापा से कभी कभी मैंने बात किया कि आपने इस चीज़ को कैसे हासिल किया, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बताएं कि हमारा कोई मिशन है, कुछ विज़न है। बोले कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ मिलते चला जाएगा। तो 92 में उन्होंने कृष्ण ग्रंथ माला करके किताब का दुकान खोला था। 93 में उन्होंने विद्यालय का नींव रखा था, जो 6,000 की पूंजी से उन्होंने शुरू किया था। क्या बात। और आज वो अभी अपने, आज उनको मैं आज भी पूछता हूँ कि क्या आपका कोई विज़न नहीं है? मैं ही इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि मुझे वहाँ से आता है कि जब कोई आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता है ना, वो आदमी जब यहाँ तक कर सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास जहानाबाद लोगों का आशीर्वाद है, इतने लोगों का आशीर्वाद है, हम लोग कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग के सपना पर, जहानाबाद के सपनों पे, बिहार वासियों के सपना पे खड़ा उतरूँ। अक्षय जी, एक बात का जिक्र आपने यहाँ पर किया कि मैं सरकार से ये चाहूँगा कि वहाँ पर कोई एक बड़ी आईटी कंपनी हो, ताकि जब हम यूनिवर्सिटी बनाएं तो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकले और वहाँ नौकरी करें। और सरकारों से क्या अपेक्षा है आपकी? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ज़मीन चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, प्रशासन का समर्थन चाहिए या साथ चाहिए। तो सरकार से, मतलब केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप तरह के जितने भी युवा उद्यमी हैं जो, या दिल्ली एनसीआर की बात करें, बिहार की खास तौर पर बात करें, वहाँ अपना काम करना चाहते हैं, वहाँ रोजगार लगाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोगों की? चूँकि आप यहाँ कहेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार के नुमाइंदे सुनेंगे। देखिए, अभी जैसे में हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जब होता है, हो रहा है, चल रहा है अभी, तो सरकार को इसमें मूलतः दो चीज़ से ध्यान देना होगा। और सरकार अभी कर भी रही है। मैं ऐसा ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। इसमें है क्या कि आप अगर रूरल एरिया में जाकर आप स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं,
वहाँ तक सरकार का जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ तक आप रोड दें। बिल्कुल बिल्कुल। रोड, बिजली है, सब जगह है। रोड की समस्या अभी बिहार में ऑलमोस्ट ख़त्म है, अभी नहीं है उतनी, लेकिन जहाँ पे रोड नहीं पहुँच पाई वहाँ पे रोड की व्यवस्था दे सरकार। आईटी कंपनी का सेटअप, आप बड़े बड़े आप कैपिटलिस्ट से आप बात करें कि वहाँ पे आप अपने ऑफिस बनाएं, वहाँ पे आप अपनी कंपनी खोलें ताकि लोगों को रोजगार, आप कैसे आप स्किल्ड लोग को आप वहाँ पे ट्रेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं लॉकडाउन के अंदर, जब मैं स्कूल का एक ऐप मैं जब चलाता हूँ तो उसमें होता है क्या कि हमारे पास कुछ ट्रेंड लोग हैं तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो भी लोग मुझे बाहर से हायर करना पड़ रहा है कि वो लोग जो बच्चे पढ़ के दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, भोपाल में हैं, XYZ वो देश की किसी भी कोने में हैं, तो वो लोग आकर स्किल्ड लोग वो लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग डे बाई डे डेली ट्रेनिंग देते हैं। बिहार सरकार से मैं यही आग्रह करूँगा कि आप सिर्फ जहानाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में कि आप ऐसा कम से कम आप बड़ी बड़ी कंपनी को लाएं, आईटी सेक्टर को डेवलप करें कि जहाँ पे स्किल्ड लोग की बात हो। मैं बार बार फोकस मैं स्किल्ड पे कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस सेक्टर को आप बेहतरीन करते हैं ना तो ऑटोमेटिक है कि आपका एजुकेशन सेक्टर, आपका स्किल्ड इंडिया का सपना जो देखा गया वो सब कुछ साकार होगा। और ये तभी हो सकता है, ये छोटे छोटे आप जहानाबाद की मैंने अभी बात की कि 10 लाख 12 लाख की अभी जो जनसंख्या है उसमें 80 अभी भी 75 से 80% लोग कहने के तो शहर है, लेकिन 80% लोग एक गांव में ही रहते हैं। कि आप 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेडियस में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर देते हैं, उसे वहाँ से तो उसको आप नहीं मानेंगे कि वो सब लोग शहर में आ गए हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम है। और मैं एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करूँगा कि अपना ध्यान को निवेदन है कि आकृष्ट करें, ध्यान है कि आप बिहार में जितना जल्दी, अभी शुरुआत ही आप आईटी सेक्टर को आप इस्टेब्लिश करें ताकि उसमें एक बड़ी तादाद में युवाओं को नौकरी मिल सके, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। आखिरी सवाल अक्षय जी अब आपसे ये करेंगे कि बिहार में एजुकेशन में आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर आप जैसे 93 की बात आप बता रहे हैं तो यानी कि एक काफ़ी समय हो गया, तकरीबन आप कहें कि 25 साल के करीब का वक्त, उससे भी ज़्यादा का समय हो गया है आपको काम करते हुए। तो वो बिहार जो माना जाता था कभी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, आर्यभट्ट के लिए, चाणक्य के लिए, गौरवशाली बिहार जिसकी छवि हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में भी है, हमारे दर्शकों के दिमाग में भी है, तो उस तरफ अभी हम जा रहे हैं। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये अलग बात है, लक्ष्य हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसके सामने? अभी मैं आपको बता दूं कि आप आर्यभट्ट के नाम जो ले रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ पे हमारा स्कूल भी है मसौढ़ी से, जहाँ पे प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल PPPS। और बिहार नो डाउट एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्ट की भूमि थी, जहानाबाद स्वामी सहजानंद की भूमि रह चुकी है, ये सब। लेकिन सरकार को इस चीज़ को ज़रूर बताऊंगा कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि एक टूरिस्ट पैलेस है, बोध गया की बात करते हैं। क्या बात? कि टूरिस्ट आप अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पैलेस, आप जिसको आप ग्लोबल इंडिया पे एक लोग जानते हैं कि जाते हैं, बोध गया भी आप जाते हैं, उसको आप इस बेसिस में डेवलप बहुत हो चुका है। मैं बार बार बताता हूँ कि डेवलपिंग का काम कभी रुका नहीं, लेकिन डेवलप हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस रूप में डेवलप होना चाहिए उसके लिए सरकार को ही नहीं, सिर्फ साथ साथ वहाँ का आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, तभी आप एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जिला, हमारा राज्य डेवलप हो सकता है। सरकार से निवेदन करेंगे कि आप जो पुराने जो जैसे विश्वविद्यालय है पुराने, आप ये बोध गया जिस तरह से अभी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, आप देखिए कि आप उधर चल जाइए, वाल्मीकि नगर है, वहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप ये सब एरिया को अगर आप डेवलप करते हैं तो आपके यहाँ टूरिस्ट भी आएंगे। आपके यहाँ आप इसको इस रूप में देखें कि इस टूरिस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट भी है बिहार का, कि लोग जानेंगे कि स्थानीय लेवल पे रोजगार भी मिलता है, रोजगार भी लेंगे लोग, होटल खोल सकते हैं, लोग ऐसा रिसोर्ट खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार का योगदान चाहिए ये तो, लेकिन साथ में साथ वहाँ का स्थानीय लोग की भी कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल। तो अक्षय जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया,
वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। जी, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद को जो पीपीएस के रूप में जहानाबाद को जाना, और यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़े थे अक्षय आनंद, और अगली मुलाकात हम फिर किसी शख्स से आपसे कराएंगे और उनसे भी आपके सवाल जो है हम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिहार झारखंड।